चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम जो मदद ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपकी जो एडुडाइल की तरफ से आपको जो बुक मिलती है सपोर्ट मटेरियल उसका, ठीक है। और ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अब हम आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के माध्यम से बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको कि आपको इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। और आप क्या करो, आप सीधा बस एक काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो और क्या करो, जो बेल आइकन है ना उसको दबा लो, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपके तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। इसके बीच में हम आपको कोई नहीं टोकेंगे, पहले ही आपको बता देते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चैप्टर है ये आपका सबसे पहले इसके अंदर आपको दे रखा है एक फ्लो चार्ट टाइप, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को इसको समझेंगे, और ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इसको समझने के लिए बस आपको क्या करना होगा, आप इसको बस देखते रहिए और सुनते रहिए कि मैं क्या क्या चीजें आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तो आपने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब दोबारा से चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और केमिकल उसी चेंजेस को हम जो समझने के लिए आपको जो चीजें यहाँ पे समझाने वाले हैं कि जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें सबसे पहले जो फ्लो चार्ट है इसको समझते हैं, रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको जो कलर चेंज मिलेगा, इसकी स्टेट में चेंज होने के लिए मिलेगा, और टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द चेंजेस यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसमें दे रखा है फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फॉर्म ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको हम सिंपलेस्ट वर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। जब हम एक रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दैट वर्ड फॉर्म जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे आप इसको देख रहे हो, तो इसमें ये जो है ये एक आपकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो Mg+O2, ये जो न्यूमेरिकल, ये एक केमिकल रिएक्शन थी, इसी को एज ए फॉर्म में लिख दिया है, मतलब एक इसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में Mg+O2 गिव यू MgO। अब ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैग्नीशियम के जो दो आयंस जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं उनको दोनों साइड बैलेंस कर दिया गया। अब बैलेंस क्यों किया गया है, देखो बैलेंस इसलिए किया गया है क्योंकि जो इक्वेशन है, आप जब कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कोई भी चीज ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना कोई चीज डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो ये एकदम बैलेंस है, लेकिन जैसे ही आप इस वाली रिएक्शन को देखोगे तो इसमें आपको ऑक्सीजन के 2 दिख रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट इसमें यहाँ पर O1 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक O का डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसलिए इसको बैलेंस करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो इफेक्ट्स होते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। तो आप जो इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हो वो यही पढ़ने वाले हो, बेसिकली रिएक्शन के कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। वर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो उसको वर्ड केमिकल इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है, जैसे ये वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। और यहीं पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप ये 5 तरह की रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने वाले हो। और इसमें भी 2 चीज होंगी, आपको 2 अलग अलग इसके पार्ट्स होंगे। जैसे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है सेम रखने हैं, रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ प्रेजेंट इन सेम अमाउंट, ठीक है, सेम उसमें होने चाहिए दोनों के दोनों। और साथ में फिजिकल स्टेट्स को अगर लिखना है तो S सॉलिड के लिए होता है, ये लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। एक्वस AQ यूज करते हैं और गैसेस के लिए G यूज करते हैं। तो ये बेसिकली आपका था फ्लो चार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक यहाँ पे नोट दे रखा है, नोट में बोला स्केलेटन इक्वेशंस आर यूजुअली अनबैलेंस्ड इक्वेशन बट देयर आर फ्यू नीड नॉट टू बैलेंस एज दे आर रिलेटिवली बैलेंस, दे आर ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। तो जैसे ये आपको एक कुछ स्केलेटन इक्वेशन दे रखी है, इनकी बैलेंस इक्वेशन इस तरफ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाली रिएक्शन मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ, ये जनरली रिएक्शन होती कहाँ पर है। जैसे अब अगर आप देखोगे मीथेन वगैरह या फिर आपने कोयला वगैरह जलता देखा होगा, तो कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा लिबरेट करता है। और अगर आप इस तरफ देखो तो ये बैलेंस ऑलरेडी रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 का नाम याद रखना, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है, H2SO4, और जब ये जिंक और H2SO4 दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ZnSO4 प्लस H2O, और Zn H2SO4 गिव यू Zn। ये आपको दिख रहा है दोनों तरफ बैलेंस बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे S G जो स्मॉल स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं, आप इसको समझ जाना। जो S होगा वो आपका सॉलिड के लिए होगा, G जो होगा वो गैसेस के लिए होगा, और L जो होगा L लिक्विड स्टेट के लिए होगा, वहीं AQ जो होगा वो एक्वस स्टेट के लिए होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो भी कोई केमिकल, जब कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी नई प्रॉपर्टी होती है, तो उस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो, और केमिकल रिएक्शन में आप लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लेते हो और राइट हैंड साइड में क्या लेते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, और रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो, जैसे यहाँ पे अगर आप बात करो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट हो गए, और इनके द्वारा बना जो है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर पूछा जाए व्हाट इज रिएक्टेंट व्हाट इज प्रोडक्ट, तो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिख सकते हो कि इट इज द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने आटा और पानी लिया, दोनों को मिलाया, तो आटा और पानी दोनों के दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। उनको मिलाने के बाद आपने क्या करा, एक डो तैयार किया, जो कि डो जो है वो आपका प्रोडक्ट है। आप उस प्रोडक्ट का यूज करके कुछ भी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, ठीक है, गुंजिया बना सकते हो, उनके अंदर कुछ भर के, या पूड़ी तल सकते हो। क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ, यहाँ पे अगर एग्जांपल्स की बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस आपको डाइजेशन ऑफ फूड्स में दिखाई देगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन में दिखाई देगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। ये बेसिकली किसके एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन जो होगा उसमें आपको चेंज इन स्टेट मिलेगा, चेंज इन कलर मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा। ठीक है, अब वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, जिसमें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को ऐड किया तो बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और ये आपके दोनों हो गए रिएक्टेंट। अब अगर हमें इन दोनों वर्ड इक्वेशन को लिखना है तो इसके लिए हमें जिंक का क्या पता होगा, जिंक एक एलिमेंट है। ठीक है, जिंक एक मेटल भी है, और इसका हमें एटॉमिक सिंबल पता होगा। तो जिंक का जो एटॉमिक सिंबल है वो क्या है, Zn। इन सेम वे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2SO4, और दोनों की दोनों रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे जिंक सल्फेट प्लस H2। तो ये आपका हो गया एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, केमिकल इक्वेशन नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, और उनके केमिकल फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H2SO4 किसका था, सल्फ्यूरिक एसिड का था H2SO4। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका H2SO4 हो गया इन सेम वे। और आपको नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है किसका, मैग्नीशियम इज बर्न। तो ये जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होता है, मिक्स, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, और ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन की हम बात करें तो इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। देखो, बैलेंस करना है, पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो मैटर क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसलिए हमें एक रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों साइड जो होता है रिएक्शन के, उसको बैलेंस करके चलना होता है। अब यहाँ पर है स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग। तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग कर सकते हो। सबसे पहला आपको एक केमिकल इक्वेशंस को लिखना है, लिखने के बाद उसमें बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, जैसे कि इसमें बॉक्सेस ड्रॉ किए गए, Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। जैसे आपको, अगर आप RHS में देखो, Fe 1 है, H 2 है, और O कितने, 3 है, सॉरी O 1 है। बट अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको Fe3 मिलेंगे, O 4 मिलेंगे, और H2 जो है, मतलब H की संख्या यहाँ पर 2 है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स बना तो आप इस बॉक्स में देखो एलिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो जैसे Fe की बात करें तो Fe रिएक्टेंट वाली साइड में आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 एंट्री हो गई। वहीं अगर हम
हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये बैलेंस रिएक्शन है। आप ऊपर वाली रिएक्शन देखोगे तो उसमें आपको यहाँ पर कुल 2 हाइड्रोजन मिल रहे थे रिएक्टेंट की साइड में, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए। सेम ऑक्सीजन की रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 है, जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड में आपको जो Fe है उसके कितने एटम मिल रहे थे 3, और हाइड्रोजन के थे एटम 2 और ऑक्सीजन के एटम थे 4। अब इनको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज करने के लिए मतलब बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर आपको, आप अगर देखो तो H जो है वो दोनों ही बैलेंस है। H क्या है, H रिएक्टेंट में भी बैलेंस है, प्रोडक्ट में भी बैलेंस है, बट कहीं ना कहीं जो Fe है वो बैलेंस नहीं है। तो Fe बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जैसे Fe3O4, इसमें इसको पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद इसी में आपको इसी के हिसाब से सबको बैलेंस करना है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, और इसमें भी Fe3O4 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो ऑक्सीजन के 4, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। उसके बाद फिर आपको लिस्ट की तरफ चलना है जो कम हो, ठीक है। सबसे पहले ज़्यादा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम O है, O कितनी संख्या 4, और आपको इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है Fe को, Fe की संख्या 2 है, सॉरी 3 है इस तरफ, तो आप इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप बैलेंस कर दोगे तो आपने जो आप फिर लास्ट में वो एलिमेंट्स गिलोगे जो कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर कितने थे 2 थे, इधर हो गए 8, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपकी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, राइट। उसके बाद आप इनकी फिजिकल स्टेट लिख दोगे। जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, H2 जो है मतलब आप ये रिएक्शन बेसिकली एक रस्टिंग की रिएक्शन है, जिसमें आपने देखा होगा जो जर वगैरह लग जाता है, तो वो उस तरीके की रिएक्शन है। Fe जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 और 4H2O फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे S सॉलिड को बता रहा है, L लिक्विड को बता रहा है, ठीक है, और G गैसेस स्टेट के लिए होता है, और AQ एक्वस स्टेट के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो S इज जो है यहाँ पे S किसके लिए है, सॉलिड, यानी आयरन जो सॉलिड फॉर्म में है। अब उसके बाद दे रखा है क्या, स्टेप नंबर 6, राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन द अबव एरो। यानी यहाँ ये जो एरो दे रखा है, इस एरो में आप नेसेसरी कंडीशन लिख सकते हो, जैसे कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थी इस रिएक्शन को फिजिबल होने में, या फिर प्रेशर जो था उसके कितना रिक्वायरमेंट थी, कैटलिस्ट मतलब आप इस रिएक्शन को फिजिबल होने में, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, ठीक है। तो वो स्टेप नंबर 6 में आप इस एरो पे लिख दोगे, तो ये आ जाएगी आपकी एक बैलेंस रिएक्शन। इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, कि आप सबसे पहले क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स की संख्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या लिखोगे रिएक्टेंट में, और नंबर ऑफ एटम्स की संख्या लिखोगे प्रोडक्ट में, बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर होगा एटम का, उससे ही आप बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, उसी से इक्वलाइज करना स्टार्ट करोगे। यदि आप इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में जो O4 है ये मैक्सिमम नंबर है, और हमने स्टार्टिंग जो की है इस बुक में जो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग O से ही है, O4 था, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करा, ठीक है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करा, और 4 मल्टीप्लाई करने पर ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस होगी। सेम आपने फिर आयरन जो है Fe की संख्या कितनी थी 3, इसको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो Fe बैलेंस हो गया। अब रह गया H2 बैलेंस करने के लिए आपको बस रिएक्टेंट में ये देखना है कि रिएक्टेंट में H की संख्या कितनी हो गई है 4 मल्टीप्लाई करने पर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 4 मल्टीप्लाई करते ही H की संख्या रिएक्टेंट में 8 हो गई है। आपको इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेसिकली था स्टेप बाय स्टेप। और स्टेप नंबर 5 में आपको इसकी स्टेट लिख देनी है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट सिंपल सा होती है कि आप सॉलिड हो, जो आप रिएक्टेंट्स ले रहे हो, आप जो भी रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो रिएक्टेंट्स सॉलिड है या फिर लिक्विड है या गैस है या फिर एक्वस स्टेट है उसकी, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हो, मतलब आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को जब बैलेंस करोगे तो ये कंपलसरी होगा लिखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपलसरी होंगी। और स्टेप नंबर 6 में आप लिख दोगे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और एनी अदर थिंग्स, जो भी आपको लगता है कि उसमें कुछ अदर चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बच्चों जो इसका लेफ्ट पार्ट है, अब जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं या और जो भी इस चैप्टर में बचा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो, और आप अपनी जो बेल आइकन है उसको दबा लो, जिससे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए हमारे नेक्स्ट पार्ट की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।